हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन कोरिलेशन पे है, जहां हम लोग एडिशनल क्वेश्चन बैंक पे डिस्कशन करने वाले हैं रिलेटेड टू सीए फाउंडेशन। अब सीए फाउंडेशन से रिलेटेड हमने सेट ए एंड सेट बी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सेट सी हमने पहले भी बताया था, अब भी बता रहे हैं कि इररिलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस पर हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। एडिशनल क्वेश्चन बैंक की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस इसमें कोरिलेशन के हैं और कुछ क्वेश्चंस रिग्रेशन के हैं। तो क्योंकि अभी हमने कोरिलेशन डिस्कस किया है, आज हमारा पूरा सेशन कोरिलेशन पे ही होगा। जितने क्वेश्चंस कोरिलेशन चैप्टर से रिलेटेड हैं वो हम करवा दे रहे हैं, और रिग्रेशन वाले स्किप करेंगे, जो तब डिस्कस करेंगे जब रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर कर देंगे। तो चलो जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू एडिशनल क्वेश्चन बैंक। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, डैश इज कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। स्ट्रेंथ मतलब अगर हम बात करें दो वेरिएबल्स की, तो दोनों वेरिएबल्स आपस में कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, किस स्ट्रेंथ से एसोसिएटेड हैं, इसके बारे में हमें कौन बताता है? कोरिलेशन। क्योंकि कोरिलेशन बेसिकली ये भी बताता है ना कि उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। दैट इज़ अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या ये भी हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में किस तरीके से कोरिलेटेड है, इसके बारे में हमें कौन बताता है? कोरिलेशन। तो करेक्ट आंसर होगा ए, कोरिलेशन। सेकेंड क्वेश्चन रिग्रेशन से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन हाई वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद हाई वैल्यूज ऑफ द अदर एंड लो वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद द लो वैल्यूज ऑफ अनदर, देन दे आर सेड टू बी। अब सिंपली यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर एक की हाई वैल्यू है, दैट इज एक्स की हाई वैल्यू है, तो दूसरे की भी हाई वैल्यू होगी, और एक की अगर लो वैल्यू है तो दूसरे की भी लो वैल्यू की। मतलब सिंपली ये चीज़ बता रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम उसको पॉजिटिव और डायरेक्टली कोरिलेटेड कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एज पर गिवन ऑप्शन देख लेते हैं, पॉजिटिवली कोरिलेटेड, डायरेक्टली कोरिलेटेड, बोथ और नन। करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि इसको पॉजिटिवली कोरिलेटेड भी बोलते हैं एज वेल एज डायरेक्टली कोरिलेटेड भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इफ हाई वैल्यूज ऑफ वन टेंड टू लो वैल्यूज ऑफ द अदर, दे आर सेड टू बी। अब यहाँ इनडायरेक्ट रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में, तो उसको नेगेटिवली कोरिलेटेड भी बोलेंगे, एंड इनडायरेक्टली, और हम कह सकते हैं इनवर्सली कोरिलेटेड भी बोल सकते हैं। तो गिवन ऑप्शन देखो, नेगेटिवली कोरिलेटेड, इनवर्सली कोरिलेटेड, बोथ और नन। करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ। कोरिलेशन से रिलेटेड हमने एक एक टॉपिक पे कॉन्सेप्ट सेशन अपलोड किया हुआ है, तो अगर अभी किसी ने कॉन्सेप्ट सेशन नहीं कवर किया है तो मेरा ये सजेशन होगा पहले कॉन्सेप्ट सेशन कर लेना। हर एक एमसीक्यूज आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इज अ मेजर ऑफ देयर लीनियर रिलेशनशिप। करेक्ट आंसर होगा ट्रू, क्योंकि अगर हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करें, दैट इज आर की, तो ये बेसिकली यही मेजर करता है कि स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन क्या होगा लीनियर रिलेशनशिप का बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन कोएफिशिएंट दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को ही बताता है, बट किस तरह के रिलेशनशिप को? लीनियर रिलेशनशिप को, कि उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप की क्या स्ट्रेंथ है और किस डायरेक्शन में ये लीनियर रिलेशनशिप चल रहा है। आर की वैल्यू हम लोगों को पता है कि -1 to 1 के बीच में लाई कर सकती है, तो अगर आर की वैल्यू -1 है तो सिंपली ये क्या डिनोट करेगी? नेगेटिव डायरेक्शन फॉर अ लीनियर रिलेशनशिप, और +1 है तो पॉजिटिव वैल्यू फॉर अ लीनियर रिलेशनशिप। अगर 0 के आसपास वैल्यू होती है तो हम लोग क्या कहते हैं? वीक लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स। एंड अगर -1 to +1 के आसपास वैल्यू आती है आर की, तो माना जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप है। क्लियर? तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करें तो ये दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप बताता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ बोथ ओरिजिन एंड द स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है। मतलब y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जब ये हम लोग लाइन इक्वेशन लेते हैं तो ना ये ओरिजिन से अफेक्ट होता है ना ये स्केल से अफेक्ट होता है, सिर्फ स्केल की साइन से अफेक्ट होगा। ये टॉपिक भी हमने क्लियर किया। बेसिकली प्रॉपर्टी है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, तो करेक्ट आंसर होगा बी, फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ प्योर नंबर। करेक्ट आंसर होगा ट्रू। ये भी हमने प्रॉपर्टीज में बताया था कि अगर हम लोग कोएफिशिएंट कोरिलेशन की बात करें तो ये प्योर नंबर है। क्यों? क्योंकि ये यूनिट फ्री होता है। नेक्स्ट,
कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डैश ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इंडिपेंडेंट, अभी हमने बताया कि ये यूनिट फ्री होता है। आपने जब भी आर का कैलकुलेशन किया होगा तो देखा होगा 0.90 माइनस 0.95 ये आंसर आ सकता है, बट कभी इसके आगे हमने सेंटीमीटर, मीटर या इस तरीके से कोई भी यूनिट यूज नहीं की है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन, आर की वैल्यू हमेशा -1 टू +1 तक लाई करती है एंड ये दोनों वैल्यूज भी इंक्लूसिव होती है, मतलब -1 भी इंक्लूड होगा और +1 भी इंक्लूड होगा। तो ऑप्शन में देखो -1 एंड +1, -1 एंड 0 ये तो नहीं पॉसिबल है, 0 एंड 1 ये भी पॉसिबल नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। बट ए में एक पॉइंट हम लोग ऐड कर सकते हैं, इंक्लूसिव ऑफ बोथ द लिमिट्स, क्योंकि आर की वैल्यू एग्जैक्टली -1 भी आ सकती है एंड एग्जैक्टली +1 भी आ सकती है। पर एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन बी फाउंड आउट बाय, वैसे तो हमने इसके 4 मेथड्स बताए हैं। ऑप्शन देखते हैं, स्कैटर डायग्राम मेथड, रैंक मेथड, बोथ, नन। करेक्ट आंसर होगा बोथ, क्योंकि इन दोनों ही मेथड से हम आर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोवेरियंस मेजर्स डैश वेरिएशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, जॉइंट, सिंगल, बोथ, नन। कोवेरियंस, अगर हम दो वेरिएबल का कैलकुलेट करें तो ये दोनों वेरिएबल का जॉइंटली कैलकुलेशन बताता है, ना कि इंडिपेंडेंटली और सिंगल। तो करेक्ट आंसर होगा ए, जॉइंट। नेक्स्ट, in calculating the Karl Pearson's coefficient of correlation, it is necessary that the data should be of numerical measurements. Valid, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि जब हम कार्ल पियर्सन मेथड की बात करते तो जितने भी 7 फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं, सब फॉर्मूले की हेल्प से हम कोएफिशिएंट कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बट तब कर सकते हैं जब डेटा हमारा किस टर्म में दिया हो, न्यूमेरिकल फॉर्म में, और हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव टर्म में। तो करेक्ट आंसर होगा ए, वैलिड। नेक्स्ट, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन, अगेन देखो अगर हम लोग आर की बात करें ना, आर एक्स वाई की, वो आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट करने की बात करो, वैल्यूज हमेशा लाई करेगी बिटवीन -1 टू +1 इंक्लूसिव ऑफ दीज वैल्यूज। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अ कोएफिशिएंट नियर +1 indicates tendency for the larger values of one variable to be associated with the larger values of the other. True, क्योंकि जब हम +1 की बात करें तो हम क्या बात करें कि दोनों वेरिएबल हमारा सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। या हम कह सकते हैं कि अगर x की वैल्यू हाई वैल्यू है तो y की वैल्यू भी हाई वैल्यू होगी। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। नेक्स्ट, इन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट द एसोसिएशन नीड नॉट बी लीनियर। अगर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करें ना, तो यहाँ जो दो वेरिएबल्स हम लोग देखते हैं, उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं वो लीनियर नहीं भी होगा तो चलेगा। क्लियर? तो अगर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करें तो उनके लिए अगर एसोसिएशन लीनियर ना भी हो तो भी चलेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। नेक्स्ट, in rank correlation coefficient only an increasing or decreasing relationship is required. True, क्योंकि हम जब रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, रैंक अलॉट करते हैं 1 2 3 4 करके। तो ये क्या शो करेगा, सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिलेशनशिप। यहाँ बेसिकली जो हमारे पास डेटा दिया रहता है उसको तो हम यूज़ नहीं करते हैं, उसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं रैंक्स में और फिर रैंक की हेल्प से हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। Next, great advantage of dash is that it can be used to rank attributes which cannot be expressed by way of numerical value. Rank correlation, क्योंकि rank correlation के केस में क्या है कि सिंपली अभी हमने बताया ना, हम डेटा को क्या करते हैं, रैंक अलॉट कर देते हैं और उसके बेसिस पे हम अपना कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ रैंक इज, डी का कैलकुलेशन आप जब भी करोगे ना और इसका सबमिशन निकालोगे तो वैल्यू हमेशा 0 आएगी। और जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, तो 1 - 6 सबमिशन डी स्क्वायर करते हैं, ना कि सबमिशन ऑफ डी। क्लियर? किसी भी क्वेश्चन में देखना हमने सबमिशन डी नहीं कैलकुलेट किया है, हमने हमेशा सबमिशन डी स्क्वायर कैलकुलेट किया है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक, कि अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करें और उसका सबमिशन निकालें तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, 0। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 0। नेक्स्ट, Karl Pearson's coefficient is defined from ungroup data, group data, both, none. करेक्ट आंसर होगा बी, ग्रुप डेटा। हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं सब ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप डेटा ही बताए हैं। नेक्स्ट,
Correlation methods are used to study the relationship between two time series of data which are recorded annually, monthly, weekly, daily and so on. अब देखो अगर हम लोग कोरिलेशन की बात करें तो नो डाउट कोरिलेशन क्या करता है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। और ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनका जो टाइम सीरीज आपने बनाया है वो किसी भी फॉर्म में बनाया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये दो वेरिएबल्स के डेटा हमारे पास गिवन होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। नेक्स्ट, एज ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड द प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस, कोरिलेशन इज, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, पॉजिटिव। क्योंकि सिंपली होगा क्या ना कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम जितनी ज़्यादा हमारी एज होगी उतना ही ज़्यादा हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा, या कह सकते हैं उतने अमाउंट का प्रीमियम हमें पे करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करना होगा। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स एंड द परचेजिंग पावर ऑफ द कॉमन मैन, कोरिलेशन इज नेगेटिव। क्योंकि देखो अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स, अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो परचेजिंग पावर क्या होगी, कम। क्योंकि जितने लोग जॉबलेस हैं वो वैसे भी बहुत ज़्यादा परचेज नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का रिलेशन है, नेगेटिव। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन एंड सूट कंटेंट इन दुर्गापुर, कोरिलेशन आर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, पॉजिटिव। नेक्स्ट, डिमांड फॉर गुड्स एंड द प्राइसेस अंडर नॉर्मल टाइम्स, नॉर्मल टाइम्स में हमेशा इनके बीच में कोरिलेशन क्या होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट, डैश इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, एसोसिएशन की बात कर रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 44 पे आएंगे क्योंकि उसके पहले के सारे क्वेश्चंस रिलेटेड है रिग्रेशन से। द स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ, हमने पहले पता है कि अगर आर स्क्वायर है तो ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, और 1 माइनस आर स्क्वायर अगर है तो ये कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट, अ रिलेशनशिप आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज नॉट पॉसिबल। देख लेते हैं, 1 माइनस, अगर 500 डिवाइडेड बाय 300 करेंगे तो मेरे पास जो फिगर आएगी वो आएगी 1.6667। अब इन दोनों को माइनस करने पे वैल्यू आएगा -0.6667। अब देखो आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है -0.6667, और हम लोगों को पता है कि आर बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है एंड आर स्क्वायर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो आर की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकती है, बट जब भी हम उसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यस। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू, कि आर स्क्वायर की वैल्यू ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ आर, पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स स्क्वायर विल बी, अब देखो आर की वैल्यू कुछ भी हो, अभी हमने ऊपर बताया जब भी हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। तो करेक्ट आंसर होगा बी, पॉजिटिव ओनली। नेक्स्ट, सिंपल कोरिलेशन इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन, ये हमने अपने नोट्स में डिस्कस किया हुआ है। A scatter diagram indicates a type of correlation between two variables. स्कैटर डायग्राम बेसिकली क्या बताता है, हम लोग विद द हेल्प ऑफ ग्राफ यहाँ फाइंड आउट करते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का रिलेशन है, तो किस टाइप का कोरिलेशन है, यही हम फाइंड आउट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैटर डायग्राम। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू, कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और यहाँ टाइप सिंपली किसको डिनोट करा है, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन को। नेक्स्ट, if the pattern of points or dots on the scatter diagram shows a linear path diagonally across the graph paper from the bottom left basically हो गया ये, hand corner to the top right, correlation will be, ये किसको शो करा है, पॉजिटिव कोरिलेशन को। करेक्ट आंसर होगा सी, पॉजिटिव। नेक्स्ट, the correlation coefficient being +1 if the slope of the straight line in a scatter diagram is positive, क्योंकि +1 किसको शो करता है, परफेक्ट पॉजिटिव को, और -1 किसको शो करता है, परफेक्ट नेगेटिव को। नेक्स्ट, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बीइंग -1 इफ द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन अ स्कैटर डायग्राम इज नेगेटिव। नेक्स्ट, द मोर स्कैटर्ड द पॉइंट्स आर अराउंड अ स्ट्रेट लाइन इन अ स्कैटर डायग्राम द डैश इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब अगर क्वेश्चन में देखें तो ये कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन के आसपास ही स्कैटर्ड है, मतलब इस तरीके से कुछ फैला हुआ है। तो इस केस में x और y के बीच में, इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो एग्जिस्ट करता है बट बहुत कम। क्यों, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन होता तब हम मानते कि ज़्यादा आपस में वो लोग कोरिलेटेड हैं, एंड क्योंकि स्ट्रेट लाइन के आसपास है तो उस केस में जो रिलेशन है, कोरिलेशन है, वो कम होगा। क्लियर।
अच्छा, ज़ीरो कब आंसर होता? जब ये स्ट्रेट लाइन मेंशन नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होता ये सारा का सारा डॉट्स, तो उस केस में हम ये मानते हैं कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी, लेस। Next, if the values of y are not affected by changes in the value of x, the variables are said to be uncorrelated। या हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं wheat and shoes का, क्योंकि सिंपली क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू में आप चेंज भी करो तो भी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो सिंपली दिख रहा है कि दोनों में किसी भी तरह का कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी, अनकोरिलेटेड। नेक्स्ट, if the amount of change in one variable tends to bear a constant ratio to the amount of change in other variable, then the correlation is said to be। सिंपली हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप एक वेरिएबल में जितना चेंज करोगे उतना ही चेंज एग्जैक्टली दूसरे वेरिएबल में भी होने वाला है। मतलब अगर एक वेरिएबल को आप 10% से इंक्रीज करोगे तो दूसरा वेरिएबल भी 10% से इंक्रीज होगा, और अगर एक वेरिएबल 10% से डिक्रीज होगा तो सेकेंड वेरिएबल भी हमारा 10% से डिक्रीज होगा। दैट इज चाहे पॉजिटिवली चेंज हो चाहे नेगेटिवली चेंज हो, दैट इज चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हो, बट सेम रेशियो से, कांस्टेंट रेशियो से चेंज आएगा। तो नो डाउट उस केस में जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? लीनियर। नेक्स्ट, वेरिएंस में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब वेरिएंस की बात करें तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को हम कहते हैं वेरिएंस। एंड जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जब भी होगी तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो करेक्ट आंसर होगा बी, फॉल्स। नेक्स्ट, कोवेरिएंस में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ये हमने अपने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया कि हाँ ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एज वेल एज जीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट, correlation coefficient between x and y is equal to correlation coefficient between u and v। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू वी होगा, ये ज़रूरी है? नहीं, हमने पहले भी बताया है कि दोनों की वैल्यू सेम होंगी बट साइन डिफर कर सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, फॉल्स। नेक्स्ट, इन केस द एजेस ऑफ हस्बैंड्स एंड वाइफ्स डैश कोरिलेशन इज, हस्बैंड की एज बढ़ेगी तो वाइफ की भी बट ऑब्वियस एज बढ़ेगी, तो दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। नेक्स्ट, इन केस शू साइज एंड इंटेलिजेंस, ये हमने ऑलरेडी सेट ए में डिस्कस किया हुआ है कि इसका करेक्ट आंसर होगा नो कोरिलेशन। नेक्स्ट, इन केस इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिट्स एंड द नंबर ऑफ क्लेम्स दे हैव टू पे, अगेन ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है सेट ए में, करेक्ट आंसर होगा बी, नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट, इन केस ईयर्स ऑफ एजुकेशन एंड इनकम, सेम ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है, पॉजिटिव कोरिलेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इन केस अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ क्रॉप, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। नेक्स्ट, फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन इज, देखो ओरिजिन एंड स्केल के चेंज को हम कंसिडर नहीं करते, सिर्फ स्केल के साइन को कंसिडर करते हैं। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, बोथ, नन। चेंज तो हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, द रिलेशन आर एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। अगर आप लोगों ने सारी कॉन्सेप्ट क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि ये करेक्ट फॉर्मूला है एज पर कार्ल पियर्सन मेथड। हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया भी हुआ है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। Next, a small value of r indicates only a dash linear type of relationship between the variables, good, poor, maximum, highest। अगर r की वैल्यू कम है, छोटी है, तो उस केस में लीनियर रिलेशन भी पुअर होगा या हम कह सकते कम होगा। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी, पुअर। नेक्स्ट, neither y nor x can be estimated by a linear function of the other variable when r is equal to +1, -1, 0, none। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है x और y का हम रिलेशनशिप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, कब? जब उनके बीच में कोई कोरिलेशन ना हो, तो करेक्ट आंसर होगा सी, 0। नेक्स्ट,
When r is equal to 0 then covariance x y is equal to but ऑफ 0 क्योंकि अगर r x y की बात करें तो जो फॉर्मूला है वो है covariance x y डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस x वेरियंस y। ये फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस भी किया हुआ है। ये फॉर्मूला बेसिकली कार्ल पियर्सन का। तो अगर ये 0 होगा तो नो डाउट हमारा न्यूमरेटर भी क्या होगा 0। तो करेक्ट आंसर होगा C 0। नेक्स्ट, when the variables are not independent the correlation coefficient may be 0। क्वेश्चन में क्या कह रहा है may be 0। अगर वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट नहीं है मतलब डिपेंडेंट होंगे, मतलब x को y से मतलब नहीं और y को x से मतलब नहीं है, तो बट ऑब्वियस इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा 0। करेक्ट आंसर होगा A ट्रू। नेक्स्ट, इफ x एंड y satisfy the relationship this the value of r is। अब हमने पहले भी बताया कि हम जब भी कंसिडर करेंगे तो स्केल की साइन को कंसिडर करेंगे, ओरिजिन एंड स्केल की वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हमारा A को डिनोट करा और ये B को डिनोट करा है। क्योंकि B पॉजिटिव है तो हमें किससे मतलब है सिर्फ पॉजिटिव से, तो नो डाउट R की वैल्यू क्या होगी +1। दैट इज करेक्ट आंसर होगा C +1। जो भी क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस रिग्रेशन से रिलेटेड है। जैसे ही हम रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लास अपलोड कर देंगे उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस पे भी हम डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, मैक्सिमम हमेशा +1 होगी और मिनिमम ऑलवेज -1। क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात यहाँ पे कर रहा है, फिर भले वो किसी भी मेथड से आप कैलकुलेट करो। नेक्स्ट, द पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन, ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है, -1 एंड +1 इंक्लूसिव ऑफ दीज टू वैल्यूज। नेक्स्ट, R12 इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन। अगर R12 की बात करें तो ये बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है, दो वेरिएबल्स को जिसमें पहला वेरिएबल 1 है और दूसरा वेरिएबल 2 है। या हम कह सकते हैं कि yx जिसमें पहला वेरिएबल 1 है और दूसरा वेरिएबल 2 है। तो सिंपली हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है उसमें बोला है x1 x2 x2 x1 x1 x3 x2 x3। देखो करेक्ट आंसर फर्स्ट भी हो सकता है सेकंड भी हो सकता है, क्योंकि R12 ये डिनोट नहीं करता कि x1 पहले आएगा और x2 बाद में, x2 पहले और x1 भी बाद में आ सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो करेक्ट आंसर A भी होगा B भी होगा। इसमें एक ऑप्शन दिया होना चाहिए E, A एंड B बोथ का। क्लियर? नेक्स्ट, R12 इज द सेम एज R21, ट्रू, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स एज एंड इनकम कोरिलेशन इज, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे हम मानते हैं कि इनकम भी इंक्रीज होगी क्योंकि इंक्रीमेंट तो होगा ही। तो करेक्ट आंसर होगा A पॉजिटिव। नेक्स्ट, इन केस स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स कोरिलेशन इज। अब देखो सेट ए में भी सेम पैटर्न में मैंने क्वेश्चन बताया था आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स स्पीड और डिस्टेंस का क्या रिलेशनशिप है, बट इस क्वेश्चन में देखो वहाँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछा था, यहाँ डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार पूछा है। क्लियर? जस्ट अपोजिट है। तो नो डाउट स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप कार आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा पॉजिटिव। अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वैसे हमने सेट ए में दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा A पॉजिटिव। नेक्स्ट, आगे के क्वेश्चंस भी रिपीट किए हुए हैं, सब सेट ए में कवर किया था हमने। इन केस सेल ऑफ वुलन गारमेंट्स एंड डे टेम्परेचर कोरिलेशन इज, देखो ठंड में क्या होता है, विंटर्स में क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो जैसे जैसे डे टेम्परेचर बढ़ेगा हम लोग समर्स की तरफ बढ़ेंगे एंड उस केस में वुलन गारमेंट्स की सेल कम हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा B नेगेटिव। नेक्स्ट, इन केस सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड डे टेम्परेचर डैश कोरिलेशन इज, अगेन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी, सेल बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा A पॉजिटिव। नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस पर यूनिट कोरिलेशन इज नेगेटिव, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा प्राइस पर यूनिट उतना ही कम होगा। नेक्स्ट, कोवेरियंस मेजर्स द जॉइंट वेरिएशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। ये क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अगर कोवेरियंस की बात करें तो क्योंकि हम दो वेरिएबल की बात करें तो बट ऑब्वियस जॉइंट वेरिएशन ही कैलकुलेट करेंगे। करेक्ट आंसर होगा A ट्रू। नेक्स्ट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज -1, ये भी अभी
ऊपर डिस्कस किया था। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज +1। अब देखो यहाँ पे कोई मेथड मेंशन नहीं किया है, बट स्टिल अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा +1 होगी। नेक्स्ट, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इन मेथड ऑफ कंकरेंट डेविएशंस ओनली द डायरेक्शंस ऑफ चेंज दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन इन द वेरिएबल्स आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ। अब कंकरेंट डेविएशन की बात करें तो ये मेथड हम आर के लिए यूज करते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा सी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्लियर? ये ओवरऑल 96 क्वेश्चंस थे एडिशनल क्वेश्चन बैंक में, जिसके कुछ क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए हैं और कुछ क्वेश्चंस रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट क्लास अपलोड करने के बाद डिस्कस करेंगे। तो अगर आज के सेशन में आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड हमने टेलीग्राम की लिंक भी दी है जहाँ आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। बहुत जल्दी हम रिग्रेशन एंड बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स भी अपलोड करेंगे, उनके सेट ए, सेट बी एंड एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स भी अपलोड करेंगे, एंड आफ्टर दैट जो भी मॉक टेस्ट पेपर एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है उन पे भी हम बहुत जल्दी डिस्कशन करने वाले हैं रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, सो दैट आपको क्लासेस के अपडेट्स टाइमली मिल पाए। एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।